हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको 24 तारीख 4वें महीना 2025 की एग्जाम क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के क्वेश्चनों को कर लिया है। इस वीडियो में हम थर्ड यूनिट के क्वेश्चनों को देखेंगे। और लेकिन दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो फिजिक्स का पेपर है वो आपको 24 तारीख को भी है और 8 तारीख को है। देखो, जिसका फिजिक्स का पेपर ओपन इलेक्टिव में होगा उसका 24 तारीख को होगा, और जिसका पेपर दोस्तों माइनर में होगा उसका 8 तारीख को होगा। ठीक है ना। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों से। तो दोस्तों, हम बात करेंगे थर्ड यूनिट की, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट हम बना चुके हैं वीडियो और अपलोड भी कर चुके हैं। यदि जिसने व्यक्ति ने भी नहीं देखा है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, थर्ड यूनिट है। ठीक है ना। तो थर्ड यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, साथ ही साथ वे भी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि आप लोग उन्हें पढ़ सकें। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम क्या है, यह किस क्षेत्र में मिलता है। ठीक ना। तो अणुओं में इलेक्ट्रॉन संक्रमण से प्राप्त वर्णक्रम को इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम कहा जाता है। यह परावैंगनी क्षेत्र से मिलता है। ठीक है ना। समझ गए ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा 3 नंबर में। अगला क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ लीजिएगा कि कंपन वर्णक्रम क्या है, यह किस क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो देखो, अणु में कंपन संक्रमणों के कारण प्राप्त वर्णक्रम को कंपन वर्णक्रम कहा जाता है। यह अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होता है, यानी जो अवरक्त किरणें होती हैं उनमें ये प्राप्त होता है। ठीक ना। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव क्या है। ठीक ना। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या तो रमन प्रभाव को समझाइए, ठीक है ना, या रमन प्रभाव क्या है, रमन प्रभाव को परिभाषित कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको लिखना क्या है, यही है। ठीक ना। कि प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारने पर उसमें प्रकीर्णन प्रकाश के, ठीक ना, वर्णक्रम में मूल क्या होती है, मूल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की स्पेक्ट्रम रेखा के अतिरिक्त इसकी एक ओर इससे छोटी तरंग दैर्घ्य की स्पेक्ट्रम रेखाएं तथा दूसरी ओर क्या होती हैं, इससे बड़ी तरंग दैर्घ्य की स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती हैं। तरंग दैर्घ्य विस्थापन केवल प्रकीर्णन पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि मूल पदार्थ की प्रकृति पर। यह रमन प्रभाव स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पर होगा। और देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान दे रहे होंगे आप कि यहाँ पर ये क्वेश्चन अगल से देकर रखा है इसमें। ठीक है ना। ये अगल से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना। ये इसमें दोस्तों बुक में क्या है, अगल से दिया है, लेकिन ये आपको 9 नंबर में आएगा। रमन प्रभाव क्या है, रमन प्रभाव की विशेषता लिखिए, ये 9 नंबर में अटैच कर देंगे। ठीक ना। यदि 3 नंबर में दे तो फिर आपको कुछ नहीं लिखना है, विशेषताएं 3 लिख देनी है। और रमन प्रभाव पूछे तो वो मैं बता चुका हूँ। यदि 9 नंबर में आपसे पूछेगा तो वो ऐसा पूछेगा, रमन प्रभाव क्या है, रमन प्रभाव की क्या विशेषताएं लिखिए। ठीक ना। तो विशेषताएं आपको ये लिखनी है, कितनी है, 7 विशेषताएं हैं। इनमें से आप छोटी छोटी से 5-6 लिख लीजिएगा। ठीक ना। जैसे ताप बढ़ने पर रमन विस्थापन डेल्टा भी का मान घटता है। ठीक ना। रमन प्रभाव डेल्टा भी का मान परावर्तक क्षेत्र में मिलता है। ठीक ना। तो ये आप क्या है, एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी समझ में आ जाए। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, रमन प्रभाव को स्टोक तथा प्रकृति स्टोक की रेखाओं में क्या अंतर है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक ना। और तीसरा क्या है दोस्तों, छठा क्वेश्चन कि रमन प्रकीर्णन रेलवे प्रकीर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट लेकर एक बार पढ़ जरूर लीजिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप लोगों को छोड़ना एक भी नहीं है, बस आपको पढ़ना है। ठीक ना। याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं। ठीक ना। और देखो दोस्तों, सबसे मेन बात क्या होती है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आप आ रहा हो अथवा नहीं आ रहा हो, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ उसमें लिख कर आना है। ठीक ना। आपको लिखाई के नंबर भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या बोली है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पेंटी रेखाओं के लिए वर्ण नियम लिखिए। ठीक ना। तो वर्ण नियम दोस्तों कितने हैं, 4 हैं। ये 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है। ठीक ना। कितने नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए। तो इसमें पहला नंबर क्या है कि एल के मान में अंतर 0 प्लस माइनस 1 होता है। ठीक ना। ये मत लिखना क्योंकि आप भूल जाओगे। ठीक ना। अगला क्या है कि जे के मान में अंतर 0 अथवा प्लस माइनस 1 होता है। ठीक ना। अगला क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एल के मान में अंतर 0 तथा प्लस माइनस 1 होता है। ठीक ना। अगला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में M3 के मान में अंतर 0 अथवा प्लस -1 होता है। ठीक ना। तो इतना लिख देंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना। कि स्पेंटी रेखाएं, ठीक ना, की तीव्रता के लिए नियम लिखना है। तो आपको नियम क्या है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तो पहला नियम बोल रहा है कि वह स्टेम्पी रेखा सर्वाधिक तीव्र होती हैं जिसके लिए
डेल्टा एल तथा डेल्टा जे का मान समान होता है, ठीक है ना। अगला क्या है कि यदि एक से अधिक स्पेंडी रेखाओं के बीच डेल्टा एल तथा डेल्टा जे का मान समान होता है तो वह स्पेंडी रेखा से अधिक तीव्र होती हैं, जिसके लिए संक्रमण जे के उच्च मान से भी अधिक होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इतना ना लिखो तब भी चलेगा, इतना लिख देना, ठीक है ना। अगला क्या है कि वह स्टेम्पी रेखाएं सबसे कम तीव्र होती हैं जिसे के लिए डेल्टा एल तथा डेल्टा जे का मान बराबर है, ठीक ना, लेकिन परस्पर विपरीत नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 है तो आपको लिख देना है। चौथा जो 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम डी से रेखा की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या कीजिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे दोस्तों ये आपको 14 नंबर में पूछेगा पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत नियम, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ेगा 14 नंबर में, ठीक ना। इससे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। तो देखो पाउली का नियम अपवर्जन का नियम क्या बोलता है कि पाउली के अपवर्जन नियम परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन की अवस्था 4 क्वांटम संख्या n l m प्लस तथा ms द्वारा व्यक्त की जाती हैं तथा परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही क्वांटम अवस्था में नहीं रह सकते हैं, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं n l m1 तथा ms समान नहीं हो सकती हैं उपयुक्त नियम के अनुसार। अब वो नियम क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं AEM मेथड के हिसाब से होगा। तो आपको एक रफ पर इसकी कोशिश कीजिएगा कि आपसे बन जाए, ना बने तो इनकी मेन डिटेल्स आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। मेन जो स्टेप होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें पढ़ लें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स किरण वर्णक्रम का द्वितीय संरचना समझाइए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं और आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक ना। ये डायग्राम है, डायग्राम भी बनाना है इसमें। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हमें कोई खास नहीं दिखाई दे रहा, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। कि क्षारीय धातुओं के स्पेक्ट्रम में विभिन्न श्रेणियों को समझाइए। तो दोस्तों इसका आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि हमें ज्ञात है कि क्षारीय धातु कैसी होती है, परमाणु के विराग कोश में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। इन धातुओं से प्राप्त स्पेक्ट्रम एक संयोजी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम है, ठीक ना। और क्षारीय धातुओं में क्या है, प्राय धातुएं आती हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। आपने केमिस्ट्री में श्रेणी पढ़ी होगी 118 तत्व वाली, ठीक ना, आवर्त सारणी। उसमें आपका जो दूसरा तत्व होता है दोस्तों, दूसरी श्रेणी, ठीक ना, कॉलम, उसमें ये पूरे के पूरे दिए होते हैं। तो आपको उसी के बारे में लिख देना है, बाकी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। फिर क्षारीय धातुओं के प्रमुख गुण लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा एक बार और लिख दोगे, ठीक ना। तो यहाँ पर गुण भी आप देख लीजिएगा, ठीक ना। आपको क्या करना है कि मुख्य श्रेणी, फिर देखो आपको क्या करना होता है दोस्तों इसमें कि जैसे कि 14 नंबर में है तो आपको मेन हेडिंग कर लेना है, जैसे मुख्य श्रेणी है, तीव्र श्रेणी है, ठीक ना, विस्तृत श्रेणी है। तो इनकी जो मेन डिटेल्स है वो आपको थोड़ी थोड़ी सी लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। तो आप पढ़ लीजिएगा। मूल श्रेणी है, एक और होगी कोई, ठीक है ना, बस इतनी है, ठीक ना। 5वां है जीवन प्रवाह क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आ गया तो अच्छी बात है क्योंकि ये थोड़ी वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें कोई भी मेथड नहीं है लेकिन आगे चलकर डायग्राम और मेथड दोनों आएंगी, इसलिए ये टफ भी है, ठीक ना। चलिए तो आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक ना। तो जो मैं बताऊंगा दोस्तों वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना। चलिए तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि अभिलक्षण एक्स किरण वर्णक्रम क्या है, इसकी उपयुक्तता को समझाइए। देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों जब यदि आप क्या दे रहे होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका एक प्रैक्टिकल भी है, ठीक ना, इसके नाम पर। तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपको प्रैक्टिकल में भी आएगा और यदि आपको एग्जाम में आ गया तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, ठीक ना। ये आपका प्रैक्टिकल में भी है, ठीक ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें, ठीक ना। तो पूरी की पूरी PDF बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसी नहीं है कि मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, नहीं, एक एक करके सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है और वो भी बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ आगे की ओर चलते हैं। तो जो हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि अवशोषण कोण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए तरंगदैर्घ्य सूत्र भी लिखिए, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना, लेकिन आप इसका देख लें और एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि यदि क्वेश्चन आ गया तो हम कम से कम कर तो सकते हैं कि ऐसा लगे कि हमने पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली का नियम लिखिए तथा इसके नियम से कीजिए और उपयोग भी लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आपको इसे पढ़ लेना है, आपके सामने आ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पर वेरी भी लिखा है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, ठीक है ना।
एक बार इसे पढ़ लीजिए। थोड़ी सी थोड़ी है और थोड़ी से क्या है, इनमें डायग्राम नहीं है, केवल से केवल मेथड्स है, तो थोड़ी आप कर लीजिएगा यार, ठीक ना। इतना प्रयत्न तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पर फिर दोस्तों आपको ये को क्वेश्चन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के चक्र से क्या तात्पर्य है, ठीक ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी पढ़ना है, ठीक ना। अब देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सभी के सभी बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो भी बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ताकि आप लोग पढ़ सकें, ठीक ना। क्योंकि मैं पूरी यूनिट की PDF बनाकर भेज रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक ना, ताकि आप पढ़ सको। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर है, एक्स किरणों के उत्पादन के लिए कूलज नलिका का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि कूलज को नलिका में चित्र में प्रदर्शित किया, इसमें डायग्राम भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक ना। तो डायग्राम भी बनाना है और इसमें कुछ लिखना भी है। और डायग्राम जैसे ही बनाओगे दोस्तों, तो इसका आपको क्या वर्णन करते चलना है, ताकि आपको क्या हो जाए, सरलता से उसकी स्टाइल बनाने में मदद मिल जाए, ठीक है ना। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये है, अवरक्त एक्स किरण वर्णक्रम के लिए डोवाना तथा हुंड के नियम की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको यहाँ पर देकर रखा है, तो मैं आपको समझा दूँ। ये इतना जो अवरक्त है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हुंड का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम हुंड का नियम देखते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक ना। हुंड का नियम 7 दोस्तों कॉपी नहीं हो पाया है, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों ये कितना है, 11वां है। शायद उस पेज का दोस्तों हमने क्या है, फोटो क्लिक नहीं कर पाई, इसलिए हुंड का नियम छूट गया है, ठीक ना। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए 12वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अणुओं के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विद्युत समूह को समझाइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर चलने के बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ये वाला, ठीक ना। ये भी है रमन प्रभाव क्या है, ये जो हम पढ़ चुके हैं। पहला जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, ये रमन प्रभाव वही है, ठीक ना। इसमें कुछ विशेषता लिख देनी है, इनके उपयोग। तो यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा। उपयोग मैं आपको बताता हूँ, ये डायग्राम भी इसके अंदर आएगा, ये डायग्राम भी आपको बनाना होगा, ठीक ना, तभी आपको नंबर मिलने के चांस रहेंगे इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पर उपयोग हैं, तो यहाँ पर आणविक संरचना के उपयोग है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ उपयोग हैं, तो आपको कोई 7 उपयोग देकर रखे हैं, इसमें से कोई 3 आपको कर लेना है, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 डायग्राम देखने को मिल रहे होंगे, ये तीनों के तीनों डायग्राम आपको बनाने होंगे एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 संघटन संभावनाएं भी हैं, तो 3 में से आपको 2 लिख देनी है कोई सी भी, ठीक ना। अब जो मैं बता रहा था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वाला आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा दोस्तों, रमन स्पेक्ट्रम तथा अवरक्त स्पेक्ट्रम के गुण की तुलना कीजिए, यानी कि इनमें अंतर करना है, ठीक ना। तो रमन और अवरक्त, ठीक ना। तो इसमें 1 2 3 4 7 देकर रखे होंगे, टोटल कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक ना। कितने हैं, 7 हैं, 7 नहीं है सॉरी 8 हैं, ठीक ना। तो 8 अंतर हैं दोस्तों, ये स्वाभाविक है 9 या 14 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक ना। तो इससे आपको कैसी भी स्थिति हो, कहीं का भी कुछ भी हो दोस्तों, आप चाहे जितने मैंने बताए हैं वो ना कर आपको केवल से केवल ये कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक ना, यहाँ पर इतना ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, रमन व्याख्या की चिर सम्मत सिद्धांत द्वारा व्यक्त कीजिए। तो देखो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक क्वेश्चन रमन प्रभाव के ऊपर से आएगा जरूर, ठीक ना। इस टॉपिक से आपको जरूर पूछेगा, तो इसलिए इनका थोड़ा विस्तृत विषय आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। इनके जितने भी क्वेश्चन है सभी को पढ़ लेना है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है हमारा, तो यहाँ पर अब कोई शेष क्वेश्चन नहीं रह गए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आंशिक प्रश्न आ गए, आंशिक प्रश्न में से यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इन्हें छोड़ देते हैं। ये 2010 में पूछा जा चुका था, ठीक ना, यूनिवर्सिटी में आया है। तो दोस्तों यहाँ पर आ गई हमारी चौथी यूनिट, कितनी वाली आ गई, चौथी यूनिट, ठीक ना। तो चौथी यूनिट में दोस्तों याद रखें आप लोग कि चौथी यूनिट दोस्तों हम कल करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, ये हम 19 तारीख को करेंगे, ठीक ना, सॉरी 20 तारीख को करेंगे, ठीक ना। आपका 24 तारीख को एग्जाम है ना, तो आपकी कितनी, 3rd आ गई, 4। इसके बाद दोस्तों 2 यूनिट और बची, एक ये 4 है और एक 5, ठीक ना। तो इसे हम 20 में कवर कर लेंगे, इसे हम 21 में, आप 22 23 और 24, ठीक ना, 3 दिन आप अच्छे से स्टडी कर लेना और अभी भी करते चलना, ठीक ना। जितने भी दोस्तों मैंने वीडियो डाली हैं वो मैंने अपने प्लेलिस्ट में आपको यूट्यूब चैनल की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें मैंने देख रखी है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। मैंने एक जो फर्स्ट सेकंड आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक ना। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे कल, तो विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।